जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जो जिसका मैंने सब्जेक्टिव जो है आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। मतलब इसके प्रीवियस जो वीडियो डले थे उसमें मैंने इसका सब्जेक्टिव एनसीईआरटी से करवा दिया है पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 है वो लोकतंत्र क्या और क्यों। ठीक, उसी से रिलेटेड जो है जितने सब्जेक्टिव से मतलब उठा के मैंने देखा, जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिया है और आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रस्तुत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने इसमें बीपीएससी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस उसमें इसमें भी शामिल कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, किसके द्वारा परिभाषा दिया गया था। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा ही दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। देखिए एनसीईआरटी की क्लिप भी मैंने यहाँ पे डाल दी है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा एक वाक्य सुनाया गया था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र हम पढ़ रहे हैं, इसमें लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र की उसी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव होगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका अब्राहम लिंकन। अब ध्यान रखिएगा इसके ऑप्शन में एक आपके दिख रहे होंगे अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु ने भी जो है लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। इनके अनुसार जो है कई लोगों का शासन अगर होता है, कई लोग अगर शासन करेंगे तो उसको कहेंगे लोकतंत्र। इनका कहना था कि कई लोग मिलके जो शासन करेंगे उसको हम लोकतंत्र कहेंगे। और वहीं पे कहेंगे कुछ मुट्ठी भर अगर शासन करते हैं तो उनको कहते हैं राजशाही। ठीक है, मुट्ठी भर, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हाँ ये कभी भी पूछा जा सकता है जनरल क्वेश्चन कि अरस्तु के अनुसार जो है लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। ठीक है, तो उन्होंने कई लोगों के शासन को जो है लोकतंत्र कहा था और कुछ मुट्ठी भर अगर लोग शासन करता है तो उसको राजशाही शासन कहा था। राजशाही कोई राजतंत्र कहते हैं जिसमें राजा का बेटा फिर राजा बनता है, वंशज अनुसार होता है उसको। ठीक है, वंशानुगत जो होता है पद को। ठीक है, जो मेन शासक होगा किसी भी राष्ट्र का, उसका जो पद होगा वो वंशानुगणत होता है, तो उसी को हम कहते हैं राजशाही या राजतंत्र पद्धति। ठीक है, शासन पद्धति। उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने कहा था कि अगर एक व्यक्ति, अरस्तु के अनुसार ही हम ये पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति अगर शासन करता है जैसे हिटलर ने किया था, तो एक व्यक्ति के शासन को क्या कहा जाएगा, तानाशाही कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तानाशाही को आप चाहें तो अधिनायकवाद भी कह सकते हैं। तो ये याद रखना है कि अरस्तु के द्वारा जो है लोकतंत्र की परिभाषा क्या थी। ठीक है, अच्छा पूछा जाए लोकतंत्र जो है पहली बार शब्द जो है यूज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा 5वीं सदी में, लगभग 5वीं सदी में जो है आपका ग्रीस की शहर से जो है इसका स्टार्टिंग हुआ था, ग्रीस की शहर। ठीक है, ग्रीस के शहर शासन में जो है इस शब्द का जो है लोकतंत्र शब्द का पहली बार यूज किया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी के क्वेश्चंस को मैंने उठाया है कि देखिए वो बीपीएससी ने पूछा था कि एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, तो आपको पता है कि राजतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातांत्रिक यानी कि प्रजा के द्वारा जो तंत्र चलाया जा रहा है जिसका शासन हो, और या लोक के द्वारा जो शासन हो उसी को कहते हैं राजतंत्र, या सॉरी राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा लोकतंत्र। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रजातांत्रिक लिख दिया तो प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है, प्रजा मतलब क्या होता है, लोग ही होते हैं ना। और तंत्र का मतलब हम मैंने बताया ही था यूनानी भाषा में क्या है, उसका शासन होता है। तो प्रजातांत्रिक भी वही होता है, लोकतंत्र। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दिया है ऑप्शन में यह अधिक उत्तरदायी है, तो हम अभी देखेंगे। अब आपको सब्जेक्टिव अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी पता चल गया होगा आपको कि यह जो है जवाबदेहिता होता है इसके अंदर, लोकतंत्र में जो होता है। तो अगर कोई शासक है तो उसको जवाब भी देना पड़ता है कि किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो या किसी भी तरह का कानून पारित करता है तो किस बेसिस पे वो किया है, तो ये जवाब देने की उसकी जो है वहां पे जवाबदेहिता होती है लोकतंत्र या प्रजातांत्रिक में सरकार में। ठीक है, उसके बाद यह है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है। तो बिल्कुल प्रजातंत्र जो है, मानिए जैसे भारत में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं शामिल होते हैं किसी भी निर्णय में, जैसे कि सरकार कोई निर्णय लेती है तो हम उसमें प्रत्यक्ष रूप से तो शामिल नहीं होते, लेकिन हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए होते हैं वही जाके तो वहां निर्णय लेते हैं ना। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आदमी मतलब काम कर रहा है वहां, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग वहां शामिल है। तो हम लोग भी क्या है, निर्माण जो अगर कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसमें शामिल होते हैं, तो एक तरह से ये भी फायदा होता है। तो ये क्या है, आपके जो फैसले होंगे तो उसके निर्णय निर्माण में जो है गुणवत्ता में सुधार ऑफकोर्स होगी। जो चाहते हैं आप वो चीजें जो जाके वहां पे भले ही वो लोग नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ ये चीजें जो है लोकतंत्र में शामिल की गई हैं। ठीक है, और क्या होता है कि सब मिल
कि अकेले कोई एक फैसला नहीं लेता है, जो प्रमुख होता है सभी मिलजुल के तभी जाके एक फैसला पे जो है निर्णय निकाला जाता है। तो लोकतंत्र इसकी अधिकार देता है, तो ये भी लोकतंत्र का जो है आपका एक लक्षण होता है, ठीक है, पैमाना है ये। अगला है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। तो बिल्कुल लोकतंत्र जो है सबको स्वतंत्र और गरिमापूर्ण रहने के लिए जो है व्यवस्था स्थापित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अब इसका आंसर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छे से, सब्जेक्टिव जो है, तो देने में बहुत आसानी हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा विशेषताएं उसकी दे दी है मैंने कि कंफ्यूज ना हो आप लोगों को, फिर से रिकॉल हो जाए आप लोगों को। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर भी है, क्यों? क्योंकि इनमें हम जो है गलती करने के बाद गलती को ठीक करने का अवसर भी मिलता है। मान लीजिए आपने किसी नेता को जो है गलती से चुन लिया, उसके दिखावे रूप में, ये मुखौटा नहीं देखा आपने उसका, मतलब वो जो दिखावा कर रहा था उसी दिखावे में आप लोग बहक गए और उसको चुन दिया सरकार। तो फिर आपके पास एक समय मिलता है कि 5 साल बाद आप उसको जो है पद से जो है हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था देती है। दूसरा चीज दिया था उसमें ऑप्शन में कि जवाबदेहिता होती है या नहीं। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र की जो है परिभाषा में, मतलब विशेषता में, फिर से आपको अगर क्वेश्चन बने तो आप उसको टिक लगा सके, इसलिए मैंने ये सारे ऐड कर दिया यहाँ पे। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी उस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो चलिए उसमें भी हम देखेंगे। एक चीज और देख लीजिए लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, और होती भी है लोकतंत्र में, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है, जो आपने देखा ना अभी, निर्णय जो है गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना, इनडायरेक्ट रूप से जो है जो भी फैसले लिए जाएंगे उसकी गुणवत्ता में आप लोगों का भी मतलब हाथ रहता है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आपके द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि वहां निर्णय लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपका अभी मैंने बताया था ना कि एक वो भी है, तो भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या मताधिकार, निर्वाचित संसद की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या निर्वाचित राष्ट्रपति की। तो देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, क्यों? क्योंकि इसलिए कहेंगे क्योंकि जो अपना भारत है उसमें राष्ट्रपति जो प्रमुख होता है, मतलब भारत का सबसे प्रथम नागरिक किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं। और संवैधानिक सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। भले ही वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन संवैधानिक रूप से किसको देखा जाता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये दिया था ना, इसमें भी मैंने ऐसे कटिंग किया होगा। देखिए, लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो किसका करते हैं हम लोग, शासकों का। तो राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के कोई भी कानून जो है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर ना कर दे, कोई भी विधेयक जो है कानून नहीं बनता और उसमें शक्ति नहीं आती है, ठीक है, उसको कानून कहा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति को जो है चुनते हैं। इसलिए जो है आपका क्या है, हमारा गणराज्य, हमारा भारत जो है एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, ध्यान रखिएगा। वैसे आर्टिकल देखिए, राष्ट्रपति के लिए भाग 5 में जो है प्रबंध किए गए हैं, यानी प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे 52 से लेके 62 तक के करीब जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। उसके बाद 63 जो है उपराष्ट्रपति का यूज स्टार्ट हो जाता है, उपराष्ट्रपति के बारे में। और ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है हर 5 साल में होता है। उसके बाद इनकी आयु सीमा क्या होती है, तो 35 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार जनरल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो अधिकतम आयु है या मिनिमम आयु है, अधिकतम नहीं मिनिमम आयु क्या है, तो ये 35 वर्ष है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है अपने पद पे एक बार से कई बार निर्वाचित हो सकता है। ये हमारे जैसे कि और भी कंट्री में है कि एक बार आप राष्ट्रपति बन गए या 2 बार बन गए तो आप तीसरी बार आप नहीं मतलब चुनाव में खड़े हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति को कई बार भी राष्ट्रपति बनने का, यानी कि पुनः निर्वाचन करने का, उनको होने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और निर्वाचन संबंधी आर्टिकल जो है आपका 54 और 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं पे देख लिया कीजिए, कोई नहीं। आगे देखिए कि क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। तो इसमें देखिए सऊदी अरब, फिजी और एस्टोनिया तीनों हो जाएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा एक से अधिक। मैंने सब्जेक्टिव में पढ़ाई दिया है, फिर भी यहाँ पे आपको जो है क्लिप मैंने डाल दिया है कि देखिए यहाँ पे है
कि 2015 तक जो है सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब है देने का, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, राजतंत्र चलता है, राजशाही चलता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ ही लोग जो है अपना अधिकार जो है व्यस्क मत सार्वभौमिक क्या कहते हैं मताधिकार, वो यूज कर पाते हैं। तो ये सऊदी अरब हो गया आपका ऑप्शन में दिया था। यहाँ देखेंगे एस्टोनिया ने दिया है। तो एस्टोनिया क्या है कि नागरिकता के नियम भी कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं कि रूस से जो, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ना आप, रूस है यहाँ पे, ये रूस हो गया, यहाँ पे आपका एस्टोनिया पड़ता है। तो रूस से जो लोग गए हैं ना, ये यूरोप वाला भाग है, ठीक है, ये यूरोप है, ये रसिया वाला पार्ट है। तो यहाँ पे एस्टोनिया है। एस्टोनिया में क्या होता है कि रसिया से जो छोटे अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम लोग, जो कम संख्या में होंगे, तो वो लोग जो यहाँ आते हैं ना एस्टोनिया में, तो उनको जो है मताधिकार देने का अधिकार ये नहीं देता है सही से, बहुत मुश्किल पैदा करता है। तो ये क्या हुआ, सार्वभौमिक अधिकार मताधिकार नहीं हुआ। अब आगे देखेंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। ठीक है, वैसे देखिए ये होता है कि किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वो पैसा हो, धन हो, या किसी भी तरह का लिंग भेद हो, या किसी भी तरह का, यानी कि किसी भी तरह का जो है उसमें अगर भेदभाव नहीं किया जाता है, एक वोट का एक ही वैल्यू दिया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री वोट दें या आप दें, एक बराबर हो, तो उसको कहा जाता है सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, तो यही एस्टोनिया जो है यहाँ पे नहीं देता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन में था, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए फिजी का चुनाव, यानी कि फिजी में देखिएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऐसा बना हुआ ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, ठीक है, भारत के नीचे देखेंगे आप 7वें नंबर पे जो है ये आता है, सबसे छोटा भी है ये। ऑस्ट्रेलिया के बाद तो देखिए, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो है खेती करने के लिए सबसे बड़ी जोत अगर किसी कंट्री में पाई जाती है तो वो ऑस्ट्रेलिया द्वीप में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, फिजी है, जहाँ के गिरमिटिया मजदूर भी सुना होगा आप लोग, भारत से जो जाते थे वहां पे तो उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीमेंट को जो है कहने लगे लोग वहां के गिरमिटिया। तो वहीं पे गिरमिटिया मजदूर जो फिजी में जा करते थे ना भारत से, तो उनको क्या करता है, ये जो वोट देता है ना, मतलब वहां के लोग जो भारतीय होंगे, अगर फिजी में चुनाव होता है किसी भी शासक का, तो भारतीय अगर चुनाव देंगे, तो मान लीजिए उनके चुनाव जो है एक 4 व्यक्ति ने दिया, तो उसके एक वोट मानेंगे वो लोग, ऐसा अंतर करते हैं वहां पे। ठीक है, वोट के मूल में जो है ना उनके मतलब अंतर किया जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये भी सार्वभौमिक अंतर मतलब मताधिकार नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसने भेदभाव कर दिया। तो इसलिए तीनों ऑप्शन में जो थे, एस्टोनिया, सऊदी अरब और फिजी, तीनों क्या हो जाएंगे ऑप्शन में जो थे एक से अधिक, यानी कि ये देखेंगे आप आंसर इसका क्या था, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बीपीएससी का ही है। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। तो देखिए लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है अच्छा भी है, तो कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी है, कि कोई भी चीज जो है परफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप हो या हम हो या कोई भी हो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, तो बिल्कुल ले जाता है। जैसे ही देखिए लोकतंत्र में सरकार में लोग लाते हैं चुन के, फिर 5 साल बाद क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। मान लीजिए दूरदृष्टि किसी ने रखा हो, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा हो कि मैं जो है 15 साल में जो है इस राष्ट्र पे इस ये कार्य जो है करूंगा मैं, उन्होंने लॉन्ग कोई प्लान किया हो, ब्लूप्रिंट अपना बना के रखा हो। तो अगर अभी 2024 में जो है वो हार जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा था, तो वो चीजें जो है अब इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? तो शायद नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, कांग्रेस आएगी तो वो अपना ओपिनियन रखेगी, वो अपने तरीके से सरकार चलाएगी। वो क्यों मोदी के जो नियम है और मोदी के जो संकल्प है और मोदी के जो सपने हैं उसको पूरा करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना कि ये अस्थिरता लाती है लोकतंत्र। तो ये चीज क्या हो जाएगा, विरोध में तर्क कर रहे हैं अपन, आलोचना भी की जाती है सभी चीजों का। जैसे कि देखेंगे आप भारत के संविधान को भी सब कोई उधार का संविधान कहता है, तो ये आलोचना है, लेकिन है क्या, नहीं है। तो इसी तरह कहा जाता है। तो इसी तरह ये क्या होता है, अस्थिरता की तरफ जो है लोकतंत्र ले जाता है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, अगर विरोध में तर्क देंगे तो ये बिल्कुल तर्क सही बैठता है। उसके बाद देखेंगे यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। तो अब देखिए ये भ्रष्टाचार की ओर क्यों नहीं ले जाएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए मोदी जी आए हमारे चुन के, ठीक, 2014 में मान लीजिए वो सरकार बना रहे हैं। अब 2014 में उन्होंने सरकार बनाई, तो अब मानिए वो सोच रहे हैं कि अरे यार अगले 5 साल बाद चुनाव फिर से आएगा,
क्या मुझे ये जनता जो है ये प्यार जो अभी दी है, क्या ये प्यार बरकरार रखेगी या नहीं रखेगी? उनको कन्फ्यूज़न होगा। वो संशय में आ जाएँगे। आंशिक रूप से वो कभी इधर सोचेंगे कि हाँ देगी, कभी सोचेंगे नहीं देगी। तो मान लीजिए उनके मन में ये बैठ जाता है कि अरे ये जनता है, ये कभी भी किसी को भी मतलब जिता सकती है, कभी भी हरा सकती है। हो सकता है अगली बार जो है बहुत से लोग अभी कह भी रहे हैं कि हम 2024 में जो है मोदी को नहीं बनाएँगे। तो अब उन ये विश्वास जो है सरकार को भी नहीं होती है। तो वो क्या करेगी, सोचेगी कि अब जो जितना मौका मिला है ना, मान ले 5 साल का ही मुझे मौका मिला है, तो 5 साल में ही लालू जी की तरह जिसकी तरह भी हो नेता की तरह मतलब कि क्या करें कि अपना जो पैसा है वो भर ले घर में, ठीक है? और क्या करे बहुत सारे घोटाले कर दे। जैसे आपने बिहार में ही सुना होगा ना चारा घोटाला। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, कहती है कि अरे यार 5 साल के बाद पता नहीं मुझे मौका मिले ना मिले तो चलो हम अपने 7 पुश्तान के लिए जो है धन बटोर के जब तक मौका मिला है भर लेते हैं घर में। तो ये कहाँ ले जा रहा है? भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहा है ना, क्योंकि अस्थिर सरकार है, वो कभी भी हट सकती है, उसको डर है। और अगर वही आप देखिए इसके तर्क में आप सोचेंगे कि चलो फिर स्थिर कर देते हैं, तो स्थिर कीजिएगा ना तो उसको और बढ़ जाएगा कि अरे मैं ही राजा हूँ, मुझे तो चुना गया है, मैं क्या कर अब कौन मेरा क्या कर लेगा? तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं एक देखिए, एक चीज़ें उलझते जाइएगा, जितना सोचिएगा ना उतना उलझिएगा। तो किसी भी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट होता है। तो ये क्या होगा भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहा है ना, बिल्कुल ले जा रहा है, तो ये तर्क दे सकते हैं आप। अब इसमें देरी होती है, तो मान लीजिए जो हम लोकतंत्र को लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारी तो सवा करोड़ 130 मानिए अब तो हो गया है, लेकिन सवा करोड़ जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, वो जनता ने कुछ प्रतिनिधियों को चुन के भेजा, ठीक है? अब वो लोकसभा में और राज्यसभा में सब में बैठे हैं। अब कोई बिल जो है आ रहा है सामने, कोई विधेयक आ रहा है पारित करने के लिए, तो पहले 2 भाई 3 जो है बहुमत चाहिए, फिर तरह-तरह की बैठक चाहिए, कोई जो है साइन करने के लिए ना कर देता है, कोई कहता है कि नहीं हमारे विरुद्ध जो है लाया जा रहा है प्रस्ताव, हम इसको नहीं मतलब मानते हैं। कांग्रेस कहेगी हम सही है तो बीजेपी कहेगी नहीं है, बीजेपी कहेगी सही है तो कांग्रेस कहेगी नहीं है। तो इसमें क्या होता है सोचने समझने में फिर संयुक्त बैठक भी कई बार बैठाने को पड़ जाता है 108 आर्टिकल की तरह आप लोग देखे ही होंगे राष्ट्रपति जो है, फिर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, ठीक है? तो संयुक्त बैठक तक भी बैठाने की मतलब मौजूदा सरकार में जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी बैठाने को मजबूर हो जाता है किसी-किसी विधेयक जो ज़रूरी होता है, फिर भी जो है ये लोकसभा और राज्यसभा नाटक करती रहती है, तो जो है मतलब महत्वपूर्ण अगर विधेयक है कोई, तो उसपे राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बिठाने लगता है। तो क्या हो रहा है? देरी हो रही है ना, किसी भी फैसले को लेने में देरी हो रही है, क्योंकि 10 आदमियों का ओपिनियन लेके यहाँ पे काम करना है। आप अपने घर में ही देख लो, अगर एक मैटर लाओगे तो 5 आदमी होंगे, तो 5 तरह के जो है आपको रिव्यू देंगे। तो पाँचों रिव्यू को लेके एक रिजल्ट निकालने में टाइम लगेगा और अगर एक मुखिया है घर का, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, तो वो क्या होगा जल्दी ही पारित हो जाता है कि हाँ ये रूल जो है लागू हो गया है घर में। तो कम समय लगती है, यानी लोकतंत्र में जो है आपका समय की जो है देरी होती है। तो ये भी तर्क क्या है? सही है। ठीक है, देखिए याद ना करना पड़े इसलिए मैं समझाती हूँ, बाकी आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा हाँ, वॉल्यूम के लिए मैंने देखा था, तो देखिए मैं इस पे कोशिश कर रही हूँ कि कैसे वॉल्यूम को जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है? मतलब बहुत बुरा लगा मुझे देख के कि किसी को कूलर बंद करके सुनना पड़ रहा है मतलब वीडियो को। गर्मी का दिन है, मुझे वाक़ई बहुत दुःख हुआ है, मैं बहुत मतलब क्या कहूँ मैं, खेद है मुझे समझिए इस बात से। मैं इस पे कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे इसलिए कह दिया मैंने कि अब ये मैं जो बता रही थी, ये कह रही थी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसलिए होगा, आप लोग जो है ऐसे स्टेटमेंट अगर मान लीजिए दे दिया जाए, तो आप लोग खुद एनालाइज़ कर लें। बाकी याद करना चाहें तो देखिए ये आपके सामने रहा, चलिए याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता जो है पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है, ठीक है? नैतिकता नहीं देखते, ये लोग अपना पेट भरने की कोशिश में रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। चुने हुए नेता को लोगों के हित का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले भी हो जाते हैं, ठीक है? लोकतंत्र चुनावी लड़ाई, अभी देखिए और भी जो है उसके तर्क हैं, तो आप लोग यहीं पे देख लीजिए ताकि अगली बार जो है तर्क आए तो आप लोग लगा सकें। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। अब देखिए क्या होता है कि खर्चीला भी है, अब जो खर्चा करके आया है तो सिंपल सी बात है वो अपना पेट तो फिर से भरेगा ही ना, अगर खाली किया है वो अपनी गुल्लक तो वो गुल्लक आते ही से पहले क्या सोचेगा? भरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी वो प्रशासनिक सेवा में जो है अगर कोई घूस दे के जाता है तो पहला काम उसका ये होता है कि मैंने अगर किसी को
15 लाख रुपए दिए, जैसे अभी देखा होगा आपने एग्जाम में जो है टीचर के एग्जाम में 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए दे के कोई जा रहा है, तो ठीक है उसको जहां भी मौका मिलेगा घूस खाने का तो वो सोचेगा ना कि 15 लाख का भरपाया कर लूं। तो वैसे ही होता है, चुनावी लड़ाई जो है बहुत खर्चीला हो जाता है, बहुत महंगा है। तो ठीक है, अब वो क्या होगा, भ्रष्टाचार वो फैलाएगा ही फैलाएगा। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, अब कुछ जो है मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है, चाहे वो आउट एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, अच्छा रूरल एरिया में आज भी बहुतों लोगों के पास मोबाइल तो सबके पास है वैसे, पर सबको इतनी जानकारी नहीं है कि क्या चीजें जो है संविधान में हमें अधिकार मिलता है, क्या चुनना चाहिए, क्या राष्ट्र के लिए भला है, अच्छा है, नहीं है। कितने तो स्टूडेंट भी मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर आंदोलन होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है शामिल नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं चलना, कुछ स्टूडेंट चले गए हैं हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग हैं चुनाव में शामिल होते हैं। तो ये लोकतंत्र का जो है एक तर्क हो सकता है, अगली बार ऑप्शन में जो है ये तर्क मिल जाए आपको, तो इसलिए इसको यहीं पे देख लीजिएगा। ये क्या है, खिलाफ यानी विरुद्ध में जो है ये बता सकते हैं आप लोकतंत्र का जब आलोचना की जा रही हो तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा था कि 1980 में किस देश ने श्वेत या गोरो अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा जिम्बाब्वे आपका। इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐड ऑन कर दिया है इसमें। तो देखिए जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरो से या श्वेत उसी को कहते हैं शासन से मुक्ति मिली थी। ठीक है, तो ये चीजें यहीं पे थे तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। वैसे मैंने सब्जेक्टिव में सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें दे रहा है अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो पहले तुम जान लेते हैं नियंत्रित किससे मतलब कैसे किया जाता है इसको। तो मताधिकार, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ ये होता है कि जाति, लिंग, आस्था या संपत्ति या गोरे, रंग भेद या किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना सबको मत देने का अधिकार दिया जाता है, उसी को कहा जाता है सार्वभौम मताधिकार। ठीक है, तो सार्वभौम मताधिकार का मतलब हो गया बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए ही जो अधिकार दिया जाए वो हो गया सार्वभौम अधिकार। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया था कि सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें अगर ऑप्शन देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं है जो सही है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे क्या करना कि ये अधिकार नियंत्रित नहीं होता है, अधिक यहाँ वाला जो स्पेस है यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। अब यहाँ पे फिल करने की कोशिश करना, तब आपको समझ आ जाएगा कि जो है अब क्वेश्चन को पढ़ोगे कि सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार जाति, लिंग, आस्था, संपत्ति से नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, जब इन तीनों को जो है आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्वेश्चन जो है समझ में मतलब अच्छे से दिखाई देगा कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, वैसे हम लोग डिटेल भी देख लेते हैं कि सार्वभौम अधिकार क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्क, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत यानी रंग भेद, मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। यानी कि इन सब पे जो है अगर भेदभाव नहीं किया जाए तब जो मत देने का अधिकार दिया जाएगा उसे कहा जाएगा सार्वभौम मताधिकार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वहां बीपीएससी के क्वेश्चन जो मैंने कुछ लिए थे वो खत्म होते हैं, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो बनाए हैं वो स्टार्ट होता है। तो इसमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो हमने अभी देखा ही था डिटेल में, अभी सऊदी अरब को जो है 2015 तक जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और वहां पे राजशाही चलती है और वहां पे सार्वभौम मताधिकार का व्यवस्था भी जो है लागू सही से नहीं है। ठीक है, तो देख लिया आपने 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में वर्ष 1965 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका सबको पता है कि 1776 में जो है आजाद होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1787 में उसने लोकतांत्रिक संवैधानिक जो है उसने संविधान को जो है लागू किया था। कह रहा है क्या लोकतांत्रिक है, लेकिन उसने उस समय क्या किया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया था। तो सार्वभौमिक मताधिकार के बिना जो है लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है? फिर भी उसने अपने, क्योंकि सभी जो
देश है वो कहलाना चाहती है कि मैं लोकतांत्रिक सरकार हूँ, ठीक है, ये कहलाना चाहती है, इसीलिए क्या हुआ, उन लोगों ने जो है आपका का क्या कहा था कि लोकतांत्रिक संविधान जो है लागू किया है। और सच में यही मतलब एग्जाम में के व्यू से भी देखा जाता है कि 1787 ईस्वी में जो है लोकतांत्रिक संविधान लागू करता है अमेरिका, लेकिन महिला को जो वोट देने का अधिकार देता है वो 1965 में देता है, ठीक है। तो कौन देता है, अमेरिका 1965 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, कौन सा लोकतंत्र की भावना से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है लोकतंत्र का लक्षण या पैमाना नहीं है। तो देखते हैं, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र तो और समान है, तो बिल्कुल ये है, समानता है, ठीक है। मतलब लोकतंत्र क्या करता है, सभी लोगों को स्वतंत्र और समान अधिकार देने का मतलब बात करता है या प्रावधान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में विवादों से अधिक प्रभावी ढंग से हल करती है। तो बिल्कुल विवाद जो है ना, उसको क्या होता है, बहुत सारे प्रतिनिधि जो है मिलके फैसला करते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, प्रभावी ढंग से तो होता है, देखिए देर ही सही लेकिन एक अच्छा रिजल्ट निकलता है। यानी कि बहुत सारे लोग मिलके अगर देर से ही फैसला लेते हैं, लेकिन एक अच्छा फैसला इसलिए निकलेगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सारी जनता जो है उसमें शामिल थी, है ना। तो लोकतंत्र क्या है, थोड़ा सा ये विवादों से भले ही देता है, लेकिन ये समानता है इसकी, मतलब इसमें लोकतंत्र संबंधित है ये। अगला दिया है, लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, नहीं दिया है, जबकि होती है, तो यही आंसर हो जाएगा आपको। यानी कि ये जो है लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का ये एक पैमाना नहीं है। यानी हम लोग को सबको पता है कि लोकतंत्र की भावना में अगर लोकतंत्र कहीं स्थापित है तो वहां पे जो है सरकारें जो होती हैं जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, ठीक है। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, तो बिल्कुल चुनाव सिर्फ किया जाना ही नहीं, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र ये व्यवस्था करता है, ठीक है। हमने विशेषता में देखी थी ना। आगे दे रहा है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर को का क्या नाम है। तो क्या विधानसभा है, इंडिया गेट है, या विधान परिषद है। तो क्या है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर से जाना जाता है किसको, संसद को, क्योंकि सारे प्रतिनिधि जो है चुन के वहीं पे जाते हैं जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। अगला दिया है, न्यूजीलैंड में सार्वभौम मताधिकार की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, न्यूजीलैंड में जो है 1853 में, सॉरी 1893 यानी कि 93 में, ठीक है। 1893 में आप देखेंगे न्यूजीलैंड में जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला वही है न्यूजीलैंड में। उसके बाद देखेंगे रूस में 1917 में किया गया था, जर्मनी में 1918 में, 1919 में देखिए नीदरलैंड में किया गया था, ब्रिटेन में, थोड़ा सा ये मेन जो है उसको याद कर लीजिए कि श्रीलंका में कब, 1900 आपका 31 में, और श्रीलंका आजाद कब हुआ था, 1948 के करीब में, ठीक है। अगला दिया है आपको, ये देख लीजिए, फ्रांस को कब मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार मिलता है। तो फ्रांस को मिलता है 1944 में, जापान ने 1945 में दिया था, और भारत जो है आपका जब संविधान लागू होता है उसी दिन से जो है भारत में सार्वभौम अधिकार की व्यवस्था कर दी जाती है। तो थोड़ा सा ये आप लोग एक बार ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अमेरिका देख ही लिया आपने 1965 में है। उसके बाद आपको कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, हाँ एक दक्षिण अफ्रीका जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 1994 में जो है, दक्षिण अफ्रीका को इसलिए ले लीजिएगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा मेन जैसे भारत, जापान, जर्मनी का भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का भी याद रखिएगा क्योंकि इसी ने जो है बाद में स्टार्टिंग किया था, 1789 जो इसका फ्रांस की युद्ध होता है उस समय से स्टार्ट होता है आपका बंधुत्व वगैरह, ये विस्तार किया था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले विस्तार किसने किया था लोकतंत्र का, तो वो आपको देखने को मिलेगा फ्रांस की क्रांति से, 1789 वाली क्रांति से, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगी उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है, ठीक है। जैसे कि बीपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था तो उसी के तहत है, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया है मैंने। लोकतंत्र में चुनावों में काफी खर्च आता है, तो बिल्कुल आता है, खर्चीला होता है। लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के लिए एक मौका प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। लोकतंत्र में वाद विवाद और चर्चा होती है, तो बिल्कुल हमने देखा ही। अगला दिया है, लोकतंत्र में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, तो हमने देखा ही, सभी जो है शामिल होते हैं, अमीर गरीब सभी होते हैं। अगला दिया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का नहीं होना, तो बिल्कुल क्यों नहीं होगा, लोकतंत्र के खिलाफ जो है ये जो तर्क है वो बिल्कुल नहीं बैठता है, ये खिलाफ में भी नहीं बैठता है और ऐसे भी नहीं बैठता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका देखेंगे कि खिलाफ तर्क देना है तो काफी खर्चा होता है, यानी पॉजिटिव नहीं निगेटिव बात कह रहा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के लिए एक मौका प्रदान करता है, तो ये भी निगेटिव बात हो जाएगा। लेकिन ये देखेंगे ये पॉजिटिव बात है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है ना।
और ये भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है आपका, तो मतलब ये भी अच्छा है। तो ये हमें क्या देना है, खिलाफ में तर्क देना है। तो खिलाफ में आ जाएगा 1, 2, यानी कि भ्रष्ट नेता आते हैं। फिर लोक चुनाव में, लोकतंत्र व्यवस्था में जो है चुनाव में काफी खर्चा आता है। उसके बाद ये वोट देने का अधिकार सबको है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये निगेटिव हो गया आपका, और हमें खिलाफ देना है तो निगेटिव वालों को जो है चुनेंगे, ठीक है। ये भी निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका 1, 2, 5 जो है हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी। आगे देखते हैं आप। मैंने अभी लोकतंत्र की जितने भी विशेषता थे वो बता ही दिया है। आगे है, चीन में संसद के चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो देख लेते हैं। कुछ सदस्य सेना के द्वारा चुने जाते हैं, तो अभी हम देखेंगे भी और पढ़ा भी दिया है मैंने कि चुने जाते हैं कुछ सदस्य जो है। चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मंजूरी की जरूरत होती है। तो बिल्कुल जो भी चुनाव में अगर आना चाहते हैं तो उनको पहले कम्युनिस्ट पार्टी की जो है सदस्यता लेनी पड़ती है, और कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है हमेशा आपको जीत हासिल करती है, मतलब उसी का सरकार बनती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, तो ये भी सही है आपकी, यानी कि तीनों सही है, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र सभी जगह जो है अभी भी स्थापित नहीं किए गए हैं। कहीं कहीं देखेंगे आप, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में देखेंगे, किम जोंग या कौन है वो, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, वो जो है आज भी जनता को जो है इतने एडवांस दुनिया में भी, आधुनिक युग में भी जो है वो जनता को बहुत ज्यादा शोषण करता है। वो जो चाहता है अपने अनुसार वो किया करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चीन के संसद के बारे में तीनों जो है सही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द लोकतंत्र से संबंधित नहीं है बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बता रहा है, नहीं है बताना है। तो देखते हैं, लोकतंत्र में सभी लोगों को मत समान मिलता है, तो बिल्कुल सार्वभौम मताधिकार है, तो सही है ये। उसके बाद लोकतंत्र सरकारें अधिक स्वार्थपूर्ण होती हैं, तो थोड़ा स्वार्थपूर्ण होती हैं लेकिन अधिक स्वार्थपूर्ण नहीं होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका लोकतंत्र का ये जो पैमाना नहीं बैठता है, तो यही आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वाले देशों में सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, बिल्कुल होती है। लोकतांत्रिक सरकारें अधिकतम जन कल्याण के लिए काम करती हैं, तो बिल्कुल वो डरती हैं कि अगर जनता जो है इस बार हमको चुना है, अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें जो है अगली बार नहीं चुनेगी, तो नहीं चुनेगी, इस वजह से जो है जन कल्याण के लिए वो थोड़ा सा काम करती है, यानी लोकतांत्रिक सरकारें जो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अधिक स्वार्थपूर्ण नहीं होती हैं। वैसे रियल में देखा जाए तो सभी जो राजनेता हो या कोई भी सरकार हो स्वार्थपूर्ण ही होती है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं एवं कानून का निर्माण भी स्वयं करते हैं। अब ये देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों स्वयं प्रत्यक्ष हो रहा है, लोकतंत्र है क्या, भारत तो कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, तो मतलब विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का भी जो देश जो है कौन है, अपना भारत है। तो अब यहाँ पे कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तो क्या भारतीय भी जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भाग लेते हैं। तो देखिए, हम लोग प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसमें भाग नहीं लेते हैं। क्या आपसे कभी ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने आके पूछा हो कि हाँ, ये वाला जो रूल है, मैं जैसे कि कोई भी अधिनियम हो, जैसे रोहिंग्या को ही जो उन्होंने 1955 में जो संविधान में वो क्या है, नागरिकता देने वाले में जो उन्होंने चेंज किया था, तो आपसे आके पूछे थे क्या कि प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ आप इसमें शामिल करते हो, आप हाँ भरते हो या नहीं, नहीं पूछा था उन्होंने संसद में दिया था। संसद में अप्रत्यक्ष रूप से आप कैसे अवेलेबल थे, क्योंकि जिस प्रतिनिधि को आपने चुना है वो प्रतिनिधि वहां पे बैठा था और उसने सिग्नेचर किया था, तभी जो है ये जो कोई भी रूल था वो पारित हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से, भारत में लोकतंत्र में जो है हम जो आम जनता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है भागीदार होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते। लेकिन स्विट्जरलैंड क्या करता है, वो जनता, वहां की जनता जनसंख्या भी बहुत कम है। अपने भारत में किया जाए तो पता चले जिंदगी में कभी नहीं कोई भी रूल पारित होगा, ठीक है, जिंदगी में नहीं होगा। 121 करोड़ से ऊपर हो चुका है, 130 हो गया है। 2045 तक जो है भारत जो है चीन को भी पीछे छोड़ने जा रहा है, ठीक है। हमने सोचा था कि मतलब कम होंगे, लेकिन नहीं, 2045 तो जो है हम लोग चीन को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन अभी ही पीछे छोड़ चुके हैं शायद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में शामिल होते हैं भारतीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1930 में कौन आजाद हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैक्सिको। तो इसका भी डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे मैंने पढ़ाया ये सब्जेक्टिव में। तो 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि मैक्सिको में 6 वर्ष बाद जो है राष्ट्रपति
के लिए चुनाव किए जाते हैं और भारत में 5 वर्ष में, ठीक है। अभी ऊपर देखा ही था शायद हमने क्वेश्चन में। उसके बाद वहां पे देख लीजिएगा कि चुनाव जो है पीआरआई में मतलब हमेशा जो है वहां जीत हासिल करती है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिको में भी है ना लोकतंत्र जो है अपना सही से स्थापित नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही जो पार्टी है जीत जाती है, पीआरआई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं? तो वो क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने वहां नॉक किया था। तो क्या हो जाएगा? मैक्सिको। हम्म। अगला ये क्वेश्चन जो शामिल किया गया है ये लोकतंत्र से नहीं है, अलग से शामिल किया गया है इसको, क्योंकि ये चैप्टर 1 में नहीं है। इसलिए किया है मैंने कि थोड़ा सा आप लोगों को इसमें जानकारी दे सकूं कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1707 होते थे। अब यहाँ प्रतिनिधि की बात की गई है तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक की जननी भी कहा जाता है। तो सभी को पता होगा गंगा घाटी घाटी में जो है लिच्छवी गणराज्य जो है गणतंत्र था वहां पे। तो ये सबको पता होना चाहिए लिच्छवी के बारे में, ठीक है। ये भारत का देन है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन लोकतंत्र शब्द जो है सबसे पहले ग्रीस के शहर में जो है शासक के रूप में शब्द का यूज हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी? जैसे 2021 में हमने देखा था म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट हो गया था, और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा भी था 2021 में, ठीक है। तो ये जैसे कि पूछा है, जनरल मुशर्रफ जो है पाकिस्तान की बात की जा रही है, तो इसने जो है 1919 में जो है इसने क्या किया था कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई थी उसको भंग कर दिया, सभी को जो रूम में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, अपने अपने घरों में जो है कैद कर दिया उन लोगों को, और अपने जो है उसने क्या किया, सरकार अपना बनाने का कोशिश किया और उसने तख्ता पलट कर दी और सैन्य व्यवस्था जो है वहां लागू कर दिया गया। आप लोग अभी भी न्यूज में देखते होंगे कि पाकिस्तान जो है बार बार जो सैन्य व्यवस्था के लागू करने की बातें जो है बार बार सामने आती है। कई बार कहा भी जाता है कि वहां पे सेना के जो है सब अंदर में ही काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में, यानी कि अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया? बंद कर दिया सबको कमरे उमरे में, अपने आप को जो है क्या किया, वहां का राष्ट्रपति घोषित करने की भी कोशिश की थी 2002 में, और घोषित किया भी था, ठीक है। अभी देखेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब अगला है कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? डेमोक्रेसी मतलब यही होता है लोकतंत्र, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन, ठीक है। अब ये देखिए, डेमोक्रेसी जो है एक यूनानी शब्द है, डेमोक्रेशिया से बना हुआ है। तो यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है आपका लोग, एवं क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो ये क्या हो गया? लोगों का शासन, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने के बाद अपने आप को राष्ट्रपति कब घोषित किया? तो देखिए, अगुवाई उसने कब की थी? 1999 में, लेकिन अपने आप को राष्ट्रपति क्या किया था? कुछ लोगों को पकड़ के लाया और जनमत संग्रह करवा लिया, जिसमें कि सभी लोगों का भागीदारी नहीं था, वो जनमत संग्रह के द्वारा करवाया था, ठीक है। तो जूनागढ़ को भी जनमत संग्रह के द्वारा ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है अपने भारत में जो है शामिल किया था, ठीक है। वही जनमत संग्रह के द्वारा ही जो है परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के बाद अपने आप को राष्ट्रपति 2002 में घोषित किया था, ध्यान रखिएगा। और ये परवेज मुशर्रफ भी याद, नाम रखिएगा याद अच्छे से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो देखिए, उसने क्या किया, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल भी क्या किया, 5 साल के लिए बढ़ा लिया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मतलब निर्णय के द्वारा उसने, जो परवेज मुशर्रफ ने अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ाया था, तो ध्यान रखिएगा जनमत संग्रह के द्वारा बढ़ाया गया था। क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन बना है कि जूनागढ़ को कैसे सम्मिलित किया गया था भारत में, तो जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था, है ना। हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के थ्रू किया गया था, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि उसने लीगल फ्रेम ऑर्डर के थ्रू जो क्या किया था, भारत के मतलब वो अपने पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला था। तो भारत का ही एक संविधान ऐसा है जो अभी तक बदला नहीं गया है, उसमें संशोधन जरूर किए गए हैं, ठीक है। संशोधन की क्रिया भी जो है बहुत जटिल रूप से की जाती है, और बाकी देखेंगे बहुत सारी कंट्री में जो है आपका बार बार संविधान जो है बदला जाता है। जैसे कि आपने यहीं पे देख लिया, क्या किया था पाकिस्तान का, उसने संविधान ही बदल डाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने के बाद किस ऑर्डर को पास करके अपने पाकिस्तान के संविधान को चेंज कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर द्वारा, ठीक है। अभी देखा था डिटेल में ना, यहाँ पे ये था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के किन तत्वों को स्थापित किया था? तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है, बंधुता उसे कहते हैं, उससे जो है पूरी दुनिया जो है अवगत होती है। और ये कौन सी क्रांति से अवगत होता है? तो फ्रांस की क्रांति से। हमने भी फ्रांस की क्रांति से जो है ये तीनों शब्द अपने भारत के संविधान में अडॉप्ट किया है, ध्यान रखिएगा। और ये फ्रांस की क्रांति जो है किसके समय हुई थी? तो ये हुई थी लुई 16वें के समय में, ठीक है। तो लुई 16वें के समय जो है ये फ्रांस की क्रांति होती है। और लुई 14वां जो है वो कहा करता था आई एम द स्टेट, यानी बलबन जैसे अपने देखेंगे कहता था, वैसे ही बोला करता था। लुई 14वें अगर पूछा जाए कि आई एम द स्टेट या मैं ही राज्य हूँ, किसका स्टेटमेंट है? तो लुई 14वें का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी के समय से जो है फ्रांस में जो है क्या हुआ, विस्थापित मतलब टूटने लगा धीरे धीरे, और क्रांति तक की जो है बात चली आती है। लुई 16वें के समय 1789 में, नवासी ही होगा ना, हाँ नवासी, 1789 में आपका क्या होता है, फ्रांस की क्रांति आती है। और क्या क्या उसने लोकतंत्र के विस्तार में क्या क्या तत्व देता है? तो तीन तत्व जो है वो देता है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुता। अब अगला है डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो अभी हमने देखे लिया था, यूनानी शब्द है ये, ठीक है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? या सब ये भी पूछा जा सकता है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था जो है लोकप्रिय है आज की आधुनिक समकालीन दुनिया में? तो कौन सा हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तानाशाही को ही अधिनायकवाद कहते हैं, इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है दोनों एक ही चीज होता है। देखिए दिया है, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? तो क्यों होती है? तो हमने देखी ही देख ही लिया कि लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। क्यों? क्योंकि वो निर्णय जो है सबके मतलब सबकी राय लेने के बाद देती है, तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा देर लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है? तो चीन में भी हमारे भारत की तरह ही 5 वर्ष में जो है चुनाव किया जाता है। उसके बाद दिया है, कमांगुओ रेमिम दाई बियावो दाहुयू, यानी कि राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, किसकी संसद को कहते हैं? तो ये हो जाएगा चीन की संसद को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए डिटेल में है कि इस चीन की संसद को जो है राष्ट्रीय जन संसद जो है कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी दिया है, प्रति 5 वर्ष बाद जो है नियमित रूप से जो है चुनाव वहां किए जाते हैं संसद के लिए, ठीक है। उसके बाद वो जो दिया था कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, तो देखिए यहाँ पे दिया है ना कि सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह, तो क्या है, क्या क्या देता है? तो देख लीजिए, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। अगला स्टेटमेंट है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। अगला दिया है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, तो बिल्कुल, कोई अगर संघर्ष है, चाहे कोई भी विवाद आता है, तो उसमें सब मिलकर विधि निकालते बनाते हैं और सब निष्कर्ष करते हैं, तो ये भी देता है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है लोकतंत्र के पैमाने को फुलफिल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। किस में मिलता है, किस शासन व्यवस्था में? तो लोकतंत्र व्यवस्था में जो है आपको, शासन व्यवस्था में मिलता है आपको अपनी गलती भी ठीक करने का। यानी कि आपने गलती से किसी को सरकार में ला दिया है, तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 5 साल बाद अपनी गलती को जो है ठीक कर ले, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है चूंकि यह इनमें से किसको बढ़ावा देता है? तो क्या आर्थिक वृद्धि देता है? तो क्या पैसा हो जाना और आपके पास अब इज्जत ना हो, आपको कोई जूते से मारे, तो क्या लगेगा कि आपको ये आपके सम्मान को सही कर रहा है? तो नहीं होता। यानी कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को जो है लोकतांत्रिक सरकार जो है बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी को अधिकार है अपनी गरिमा के साथ अपने अपने अधिकारों को और स्वतंत्र रूप से जीने का, ठीक है। ये नहीं कि स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं लेकिन कोई गरिमा नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करता है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के बाद किया जाता है? तो हर 5 वर्ष में, आप सभी को पता है अभी हो भी रहा है चुनाव लोकसभा का। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद? हर 5 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए मिनिमम आयु क्या होती है? 35 वर्ष होती है। सबको मैंने बता ही दिया था, 52 से 62 तक जो है उनका अनुच्छेद होता है ना। उसके बाद है, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो अभी हम लोग जो वयस्क कहे जाते हैं और कहते हैं कि हमने वयस्क मताधिकार किया है, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो एक एज का जो है पैमाना फिक्स किया हुआ गया है, वो है क्या? 18 वर्ष प्लस के बाद जो है आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि आपको वयस्क माना जाता है। तो हमारे भारत में वोट देने की जो न्यूनतम आयु है कितनी है? तो ये 18 वर्ष है। ठीक है। अच्छा, पहले कितना था? तो पहले देखिए 21 वर्ष हुआ करता था। देखेंगे आप 61 जो संविधान संशोधन है, उसके बाद जो है 61 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। 1989 के 61 संविधान नंबर जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत जो है 21 से 18 वर्ष जो है वोट डालने की उम्र की गई थी। तो 61 यानी कि 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था उम्र। ठीक है। उसके बाद पूछा जाए ये कब किया गया था? तो 1918 में किया गया था, 1989 में किया गया था। और इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके राजीव गांधी थे। और वही पूछा जाए राष्ट्रपति कौन थे इस समय 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था? तो देखेंगे आर वेंकटन रमन जो थे उस समय क्या थे? आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि जो है एज वाला जो ये पूछता है 61 संविधान संशोधन जो है किससे रिलेटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शासन प्रणाली है ज्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है? यानी कि कौन सी शासन प्रणाली है जो जवाबदेही वाला है? तो लोकतंत्र हो जाएगा, ये हमने देखा ही था, है ना। लोकतांत्रिक शासन पद्धति, क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप रखता है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस जो थे यहीं पे खत्म होते हैं। तो जो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो जो होगा आपका पॉलिटी साइंस से जो दूसरा चैप्टर है उसका वीडियो होगा अभी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।